बच्चों, आप सबका स्वागत है ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं विज्ञान कक्षा 7 का, और ये देख रहे हैं आपका एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में जो होने वाला है उसी का मॉडल प्रश्न पत्र आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बच्चों देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका वैकल्पिक क्वेश्चन से है और ये 10 क्वेश्चन इसमें बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवक अपने पोषण के लिए पोषक तत्व मृत एवं विघटित जैवी पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये आपका मृत जीवी कहलाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इस तरह से बच्चों अपना प्रैक्टिस को जारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह क्या होता है? आमाशय होता है, मुख होता है, या क्षुद्रांत होता है, या वृद्रांत होता है? तो ये रहा आपका आंसर, भी देख लीजिए। आंसर आपका क्षुद्रांत आपका सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? याक से, ऊंट से, बकरी से, या घने बालों वाला कुत्ता से? तो आंसर क्या होगा? घने बालों वाले कुत्ता से ऊन प्राप्त नहीं किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं, क्या होते हैं? वायु होते हैं और जल। जल और पादप खनिज जैव पदार्थ वायु और जल, या जल वायु और पादप? तो ये देख रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को चुनकर आप देखिए, आपका आंसर खनिज जैव पदार्थ वायु और जल होगा। बच्चों इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसतन श्वसन दर क्या होती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 15 से 18 मिनट ये होगा आपका, क्योंकि 15 से 18 प्रति मिनट आपका पल्स रेट होता है, इसे आप याद रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, या मूलरोमों के द्वारा? तो आंसर आपका होगा जाइलम के द्वारा पादपों में जल का परिवहन होता है, और फ्लोएम के द्वारा फल का निर्माण होता है, इसे बच्चों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, गुलाब, डबल रोटी का फफूंद, आलू, या अदरक? तो सही आंसर आपका होगा डबल रोटी का फफूंद होता है जो बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। चाल का मूल मात्रक क्या है? तो चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खाली जगह है टर्मिनलों को निरूपित करती है। किससे निरूपित करती है? तो धन ध्रुव से निरूपित करती है, तो ऑप्शन आपका और नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण और 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो आंसर आपका 6 मीटर होगा, इसे याद रखिए। बच्चों आप देख रहे हैं आपके पास लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गया है जो लिखित क्वेश्चन है, तो 11 से 20 नंबर तक देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पीत का निर्मित होता है, यानी पीत का निर्माण कहाँ होता है, या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो आंसर क्या लिखेंगे? पीत रस यकृत में निर्माण होता है, और यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायता करता है, इस तरह से इसे याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो आंसर लिखेंगे, आसुत जल उदासीन होता है। इसकी जांच करने के लिए 2 परख नलियों में आसुत जल लेकर इनमें से एक में लाल लिटमस पत्र तथा दूसरी में नीला लिटमस पत्र डालते हैं। इन दोनों पत्रों के लिटमस पत्रों के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आसुत जल में ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, अतः आसुत जल उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। समझाइए कि लोहे की गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है? तो आंसर क्या लिखेंगे? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति आवश्यक है। तो लोहे के गेट को इसके संपर्क में आने से बचाने के लिए इस पर पेंट कर देते हैं। पेंट की तरह लोहे के इनको संपर्क में नहीं आने देती है, और लोहे को गेट जंग लगाने से बच जाता है। ये कारण को लिखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? तो आंसर लिखेंगे, पट्टिकाणु चोट लगने पर थक्का जमाने में सहायक हैं। रक्त में यदि पट्टिकाणु नहीं होंगे तो चोट लगने पर थक्का नहीं जमेगा, और थक्का न जमने से शरीर से अधिक रक्त बह जाएंगे, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह से बच्चों आप लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मुकुलन विधि को उदाहरण सहित समझाइए। तो मुकुलन विधि क्या होता है? तो लिखेंगे आप, मुकुलन विधि में कोशिका से एक उभार के समान बाहर की ओर एक रचना निकलती है, इसे मुकुलन या कली कहते हैं। यह मुकुल विधि करता है और परिपक्व होकर मातृक कोशा से अलग हो जाता है तथा स्वर यंत्र होकर कार्य
कार्यान स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और कभी कभी मुकुलन मातृकोश में रहकर भी नए जीव उत्पन्न करता है। उदाहरण क्या लिखेंगे, थोड़ा यीस्ट पाउडर लेकर इसे एक बर्तन में डाल देते हैं जिससे कुछ जल हो और यह जल में एक चम्मच शक्कर डालकर घोल देते हैं और कुछ समय बाद देखते हैं कि एक उभार के समान मुकुलन निकलने लगता है। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आगे आपके पास, विद्युत धारा के तापीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, यानी उसको परिभाषा लिखना है कि उसका क्या आंसर होगा। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस तरह से बच्चों लिखिए। और क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी स्टडी को बरकरार जारी रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट करें। तो स्पष्ट क्या करेंगे, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इस तरह से बच्चों लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे हैं, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी श्वास क्यों लेता है? यानी जब दौड़ता है उसका रुकता है तो गहरी श्वास लेता है, क्यों? तो लिखेंगे धावक को दौड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और दौड़ने के बाद उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है और वह तेजी से गहरी श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। इस तरह से बच्चों आप आंसर को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, भौतिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? शक्कर का जल में घुलना, लोहे का चुंबक बनना आदि। इस तरह से लिख सकते हैं। आपने लघु उत्तरी क्वेश्चन को देखे प्यारे बच्चों। अब आते हैं दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन से 21 से 24 तक 3 क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? आंसर लिखेंगे, एक गमले में लगे हुए पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे में रख देते हैं जिससे उसकी पत्तियां मंड रहित हो जाती है और इस पौधे की एक पत्ती के दोनों तरफ के कुछ भाग को एक काले कागज से क्लिप की सहायता से ढककर गमले को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं और 5-6 घंटे के बाद उस पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में उबालकर रंगहीन कर लेते हैं और इसके पश्चात पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं और पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका हुआ था वह नीला नहीं होता है तथा शेष भाग नीला हो जाता है। काले कागज से ढके हुए भाग को प्रकाश नहीं मिल पाता है और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है तथा शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। इस तरह से बच्चों आंसर को लिखेंगे। ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, क्या हम केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो चर्चा कीजिए। तो क्या लिखेंगे, मनुष्य अपने शरीर की अनेक जैविक क्रियाएं करता है और इन जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है और अपने शरीर की क्रियाशीलता बढ़ाने, वृद्धि हेतु, उत्कों की मरम्मत हेतु, उपापचयी नियंत्रण हेतु आदि सभी क्रियाओं के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इन सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा हमको केवल हरी सब्जियां या घास से प्राप्त नहीं हो सकती है। इन क्रियाओं के लिए हम विभिन्न खाद्य पदार्थों, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, लवण आदि की आवश्यकता होती है जो केवल हरी साग सब्जियों खाने से, घास से संभव नहीं है। अतः जीवन निर्वाह के लिए केवल हरी सब्जियां, घास ही काफ़ी नहीं है। और अंतिम क्वेश्चन को बात करें, समझाएं कि मृदा कैसे बनती है, यानी मिट्टी कैसे बनती है। तो आंसर लिखेंगे, मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। यह क्रिया अपक्षय कहलाती है। चट्टानों की दरारों में पानी भरा रहता है और तापक्रम कम होने के कारण पानी बर्फ के रूप में बदल जाता है और बर्फ के रूप में आने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। जब यह बर्फ चट्टानों में फैलती है तो वायु दाब और ताप की प्रक्रिया द्वारा चट्टानें चटकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है जिसके मृदा का निर्माण होता है। इस तरह से बच्चों आंसर को लिखे
अगर ये आपके लिए अच्छा रहा तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? तो आंसर लिखेंगे, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। तो रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन एवं अन्य आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों से लाकर फेफड़ों एवं अन्य उत्सर्जी अंगों की सहायता से निष्कासित करता है। बच्चों इस तरह से भी लिखिए। और उपापचय में बने विषैले एवं हानिकारक पदार्थों को हानिरहित बनाने के लिए यकृत में भेजा जाता है। आज का क्लास कैसा रहा बच्चों? कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।